हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो किसी कपड़े की रस्सी बनाकर खिड़की से नीचे की तरफ लटक रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसे अपना कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो वहां से भागना चाहती है। अब उस रस्सी को पकड़कर वो बूढ़ी औरत नीचे की तरफ उतर रही होती है। तभी उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और वो हवा में लटक जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो अब वो थोड़ी देर में मर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाली थी तभी वही कपड़ा उसके पैर से अटक जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। और थोड़ी देर में वही कपड़ा फिर से ऊपर कमरे में कोई खींच लेता है और वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब हम कुछ समय बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि 25 साल की ऐना होती है। वो भी रेंट पर घर लेने आई हुई होती है। ऐना रूम को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो रूम वेल फर्निश्ड था और दूसरा उसका किराया भी बहुत ज्यादा कम होता है। तभी उस घर में उसके मालिक मलूर और किराएदार को देखते हैं और वो यही किराएदार थी जिसने खिड़की से कूदकर बाहर जाने की कोशिश की थी। मूलर ऐना से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तो ऐना उसे बताती है कि वो इस शहर में नहीं है और वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। लेकिन अब उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है और इसलिए उसे रहने के लिए किसी जगह की जरूरत थी और ये जगह उसके लिए परफेक्ट रहेगी। और ये घर काफी सस्ता और सेंट्रल वियना में था, तो इसके लिए और भी ज्यादा अच्छी खबर थी। अब उसकी बात को सुनकर किराएदार काफी परेशान हो रही थी, लेकिन वो तो जल्द ही इस कमरे से आजादी पाना चाहती थी। इसलिए वो किराएदार ऐना से पूछती है कि क्या तुम इस रूम को रेंट पर लोगी। इस पर ऐना हाँ कह देती है। मूलर एग्रीमेंट निकालता है और ऐना उस पर साइन करने लग जाती है, लेकिन वो पेन नहीं चल रहा होता है। तो हम किराएदार के हाथ में पेन देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो जानती थी कि वो पेन नहीं चलेगा तो उसे ये देना पड़ेगा। इस किराएदार की एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी। जब ऐना उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है तो वो किराएदार अपना सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब ऐना अपने घर की साफ सफाई करने लग जाती है। वो सबसे पहले अलमीरा पर पड़े कपड़े को फेंकती है और उस घर में जम रही धूल को साफ करके न्यू पेंटिंग लगाती है। अब जैसे ही ऐना घर के बाहर कूड़ा फेंक कर आती है तो वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा फिर से वही है। उस पूरे घर में फिर से धूल जम चुकी है और उसकी नई पेंटिंग पर भी काफी धूल जम रही है। उसके लाए हुए ताजे फल भी अब सूख चुके थे। ये देखकर ऐना काफी परेशान तो होती है, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और एक बार फिर से घर को साफ करने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि सोफे पर ही सो जाती है और जैसे ही ऐना की आंख खुलती है तो वो घर की हालत फिर से खराब देखती है। और जब ऐना खुद को आईने में देखती है तो वो काफी चौंक जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। इसके बाद वो सीधे मूलर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये डरावना घर क्यों दिया। और वो मूलर से अपनी सिक्योरिटी अमाउंट वापस करने के लिए कहती है, जिस पर मूलर ऐना को एग्रीमेंट दिखाते हुए कहता है, तुम तब तक इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकती जब तक कि तुम किसी न्यू किराएदार को यहाँ पर रहने के लिए ना ले आओ। और ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट में इतने छोटे शब्दों में लिखा हुआ होता है कि उसे मैग्नीफाई ग्लास से देखना पड़ता। और साथ ही मूलर ये भी कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ से नहीं जा सकती हो, जिस पर ऐना उसकी बात नहीं सुनती और वो मूलर से कहती है कि मैं डॉक्टर रिपोर्ट के बाद तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करूंगी। मूलर उसे नहीं रोकता और ऐना वहां से चली जाती है। ऐना सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर जब उसकी हालत देखती है तो वो बोलती है कि 25 साल की उम्र में सफेद बाल होना और चेहरे पर इतनी झुर्रियां आना कोई आम प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर डॉक्टर ऐना को चेकअप कराने के लिए कहती है और साथ ही डॉक्टर उससे उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। जैसे ही ऐना अपना आईडी कार्ड निकाल कर देखती है तो उस कार्ड से सब चीजें मिट चुकी होती हैं। अब ऐना बिना कोई चेकअप कराए ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो एक होटल खोजती है जहां पर जाकर ऐना रुकना चाहती थी। ऐना को जल्दी ही एक होटल मिल जाता है, लेकिन होटल का रिसेप्शनिस्ट भी उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है और उस कार्ड को ऐना नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसे उस रूम की कीमत से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तब जाकर ऐना उस रूम को ले पाती है। ऐना रूम में जाते ही सो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जरूरत से ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और वो जैसे तैसे करके बाथरूम तक पहुंचती है। बाथरूम में जाते ही उसे खांसी आती है तो उसके दांत वॉश बेसिन में टूट कर गिर जाते हैं। अब ऐना फिर से अपने अपार्टमेंट में वापस आने का फैसला करती है और जैसे ही ऐना मूलर के पास पहुंचती है तो मूलर को उसकी हालत देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, बल्कि वो तो जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद ऐना चाबी लेकर अपने रूम में जाती है और अपना दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। तभी मूलर देखता है कि उसके पास से उसकी माचिस गायब हो जाती है और जैसे ही वो उस रूम के पास जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो ऐना दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि उस पूरे कमरे में विस्की को सभी चीजों पर छिड़क रही होती है जिससे कि वो उस रूम में आग लगा सके।
अब जैसे ही एना माचिस जलाकर आग लगाने की कोशिश करती है तो वो कमरा आग नहीं पकड़ता और इन सबको देखकर कमरे को एना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एना का गला दबाने की कोशिश करने लगता है। जैसे तैसे करके मूलर कमरे के दरवाजे को खोलकर रूम के अंदर जाता है जहाँ पर एना सांस लेने के लिए तड़प रही होती है। मूलर भी उसके पास जाकर उसके मुंह से कपड़े को निकालता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो वही कपड़ा था जो कि उस अलमारी के ऊपर रखा हुआ रहता है। जब एना को होश आ जाता है तो मूलर उसे पीने के लिए पानी देता है और एना को स्टार्टिंग से कहानी बताता है कि यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी रहते थे जो कि बेहद जल्दी बूढ़े होकर मर गए और ये बात काफी हाईलाइट भी हुई थी और सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए थे, लेकिन सरकार ने कुछ समय बाद इस बात को दबा दिया। और कुछ समय पहले यहाँ पर एक जादू टोना करने वाला आदमी भी पहुंचा था, लेकिन उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद से सरकार ने इस जगह को गुप्त रखा और पुलिस भी इस जगह पर कोई एक्शन नहीं लेती है। मूलर कहता है कि उसे हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई किराएदार रखना होता है। उसे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसे मजबूरी में करनी पड़ती है। और साथ ही वो एना से कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें एक किराएदार ढूंढना होगा जिससे कि तुम यहाँ से बाहर जा सको। अब यहाँ से निकलने का एना के पास सिर्फ एक ही तरीका था, तो वो मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल के पास जाती है जो कि उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता क्योंकि अब एना बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। एना डेनियल से मदद मांगने की कोशिश करती है जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे एना बिल्कुल नहीं लगती बल्कि उसकी दादी लग रही हो। इससे पहले कि एना उससे बात करती तभी डेनियल की गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है और अब एना को पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ पर एक अपार्टमेंट खोज रहे हैं। एना सोचती है कि उसे इस अपार्टमेंट के बारे में बता दे, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे ही वहां से जाने देती है। अब एना अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं बना पा रही थी। तभी एना देखती है कि कमरे में कुछ हलचल होना शुरू होती है जहाँ पर एक केतली में चाय बन रही होती है और उसके लिए कुछ खाना बन रहा होता है। यानी अब वो अपार्टमेंट एना को अपने दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। एना जब उस खाने को देखती है तो वो उसे बिना खाए ही डस्टबिन के अंदर फेंक देती है और दूसरी तरफ चाय को भी सिंक में डाल देती है। लेकिन जब उस केतली में थोड़ी सी चाय बचती है तो वो उसे प्याले में करके पीने लगती है। उसे चाय काफी अच्छी लगती है। इसके बाद वो डस्टबिन के पास में पड़े एक बिस्किट को खाती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। अब अगले 3 दिनों में एना इतनी बूढ़ी हो चुकी होती है कि उसकी उम्र 100 साल के आसपास लग रही होती है और अब उसे चलने के लिए छड़ी की जरूरत पड़ रही थी। तभी एना अपनी स्किन को देखती है कि उसके हाथ के अंदर कुछ चल रहा था। अपनी स्किन को पकड़ती है और उसकी स्किन बाहर की तरफ खींचने लगती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाती है और तभी उसे दिखाई देता है उसके हाथ में कोई धागे जैसी चीज है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसका अंत बेहद नजदीक आ चुका है। तभी एना मूलर को बुलाती है जो कि अपने साथ एक कपल को लेकर आता है। ये कपल इस रूम को रेंट पर लेने आए हुए होते हैं और ये कपल कोई और नहीं बल्कि डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब डेनियल को ये रूम, फर्नीचर और इतना सस्ता किराया होने की वजह से काफी पसंद आता है और वो इम्प्रेस हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता और ये काफी शांत इलाका है और इसी वजह से वो डेनियल से एग्रीमेंट को साइन करने के लिए कहती है। तभी एना अपने आसपास उस रूम में हलचल महसूस करती है और वो उस समय को सोचने लगती है जब पहली बार वो इस रूम में आई थी और उससे एग्रीमेंट साइन कराया गया था। इससे पहले कि डेनियल उस पर सिग्नेचर कर पाता, एना उसके ऊपर गरम गरम चाय डाल देती है और डेनियल पर चिल्लाकर कहती है कि चले जाओ यहाँ से और दोबारा वापस कभी मत आना। डेनियल, उसकी गर्लफ्रेंड उससे कुछ नहीं कहते और वो वहां से बिना कुछ कहे ही चुपचाप चले जाते हैं। एना के बिहेवियर को देखकर हमें पता चल जाता है कि वो अभी भी डेनियल से बहुत प्यार करती है और प्यार से ज्यादा उसके अंदर एक इंसानियत होती है जो कि बिना बात किसी और को सजा नहीं देना चाहती थी। अब एना मन ही मन डिसाइड कर चुकी होती है कि वो इस अपार्टमेंट के लिए अपनी कुर्बानी दे देगी और मूलर से कहती है कि तुम उस अपार्टमेंट का दरवाजा बाहर से बंद करके जाओ और फिर वापस यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये साइकिल भी खत्म हो जाएगा और वो आत्मा भी मर जाएगी। इस पर मूलर उसको धन्यवाद अदा करता है और उसके बाद वो बाहर से दरवाजा लॉक करके एना इसके बाद खिड़की के पास जाती है और आखिरी बार वो ठंडी हवा को महसूस करती है। अब उसके अंदर जीने की जो चाह थी वो अब खत्म हो चुकी होती है क्योंकि वो अपनी मौत को स्वीकार कर चुकी होती है। इसके बाद एना उस सोफे पर जाकर बैठ जाती है और धीरे धीरे वो सोफा उसको अपने अंदर निगलना शुरू करता है। सबसे पहले वो एना के सर को और उसके बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स को अपने अंदर निकलने लग जाता है और हमें वहां पर एना के कपड़े दिखाई देते हैं। एना की बॉडी से कुछ धागे निकलते हैं
और फिर हम उसके सर की जगह पर सोफे के ऊपर एक कवर देखते हैं और इसी तरह से एना अपनी जान देकर और लोगों की जान बचा लेती है और वो उम्मीद करती है कि इस अपार्टमेंट में कोई भी किराएदार नहीं आएगा तो ये रूम अपने आप ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से खुद को नया नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।